Goal, nation's leading institute. Hello everyone, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of AITS Major Test 06 which was held on 31st of March. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स का सेक्शन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक. तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से. देखिए बहुत आसान सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 51. इसमें सिंबल पूछ रहा है आपसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड. इसमें फोटो डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं. तो ये है ऑप्शन नंबर 3 है ना. तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है बच्चों. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52. 52 के अंदर क्या है, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 52. व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स. यहाँ पे पूछ रहा है बच्चे कि हॉर्स जब वैगन को पुल करता है तो हॉर्स को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. हम लोग जानते हैं, हम लोग मूव करते हैं तब किसके वजह से करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से करते हैं. तो यहाँ पे भी हॉर्स किसके वजह से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से. और फ्रिक्शन कौन लगाता है, फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड, है ना. तो हॉर्स के लेग पे जो फोर्स लगेगा ग्राउंड के वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना. तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन इट. क्लियर है. तो 52 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्लियर. अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53. चलिए. In non-resonant circuit, what will be the nature of circuit for frequency higher than that of resonance frequency? अगर आप देखेंगे इम्पीडेंस सर्किट, अगर आपको याद होगा, है ना, इम्पीडेंस सर्किट Z का वेरिएशन, है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ इस तरीके का इम्पीडेंस सर्किट होता है. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है ना. Z किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इधर अगर हम बात करें, है ना, लेफ्ट साइड में जो सर्किट होता है वो कैपेसिटिव होता है. इस तरफ कैपेसिटिव है और इस तरफ सर्किट जो है वो इंडक्टिव है. इंडक्टिव कहने का मतलब है कि यहाँ पे XL ग्रेटर देन XC है और यहाँ पे XC ग्रेटर देन XL है ना. तो हमसे पूछ रहा है हायर फ्रीक्वेंसी देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब इस साइड में, इस साइड में. तो इस साइड में सर्किट किस तरह का है बच्चे, इंडक्टिव है. XL क्या होगा, ग्रेटर देन XC, है ना. तो सही ऑप्शन हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 3. तो 53 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3. अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. चलिए. हाँ, the ground state energy of hydrogen atom is the minus 13.6 electron volt. What is the kinetic energy of the electron in this state? है ना. यहाँ पे हमें एनर्जी दे रखा है ग्राउंड स्टेट के अंदर. ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी दे रखा है, मतलब टोटल एनर्जी दे रखा है. टोटल एनर्जी कितना है बच्चे, टोटल एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमसे पूछा जा रहा है इसी स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है. बहुत आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 54. तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है. 54 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है. तो 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55. तो चलिए देखते हैं 55. ध्यान से देखिए, आसान सवाल है, आपको इस तरह का सवाल बनाने आना चाहिए. 4 plates of equal area 2A are separated by equal distance D and are arranged as shown in the figure. The equivalent capacitance is. आप यहां से देख सकते हैं इस डायग्राम में 4 प्लेट्स हैं और हर एक प्लेट का एरिया दे रखा है 2A.
कितना दे रखा है 2a, और हर एक प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है d है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस अरेंजमेंट से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वो आप कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो चलिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, आपको a और b दिख रहा होगा, a और b के बीच में हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब एक को हाई दे देंगे और एक को लो दे देंगे, ठीक है। तो एक हाई पे चला गया, एक लो पे चला गया। अब जैसे ही हाई और लो करेंगे, मतलब इससे जो भी जुड़ा हुआ प्लेट है, जैसे ये वाला, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ए से और कौन जुड़ा हुआ है बच्चे, तो ये वाला जुड़ा हुआ है, तो यहां भी क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक। अब बी नेगेटिव है, नेगेटिव से कौन कौन सा प्लेट है, ये दोनों, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। कैपेसिटर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट, है ना। तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। इसको समझने के लिए अभी दो कैपेसिटर तो बन रहा है, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या है ये पता करने के लिए हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम रीड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है ना। तो अगर पहला कैपेसिटर की हम बात करें तो पहला कैपेसिटर ए का पॉजिटिव प्लेट और बी के नेगेटिव प्लेट के बीच में बन रहा है, बना दिया, है ना। इसी तरीके से इसको हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा ड्रॉ करते हैं, अगेन ए का पॉजिटिव प्लेट और बी का नेगेटिव प्लेट, तो ए का पॉजिटिव और बी का नेगेटिव। देख लीजिए, आपको दिख गया होगा कि दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। और इसका अगर कैपेसिटेंस लिखें तो कैपेसिटेंस हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट 2 है, 2a है, तो 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। हमें a और b के बीच में इक्विवेलेंट लिखना है, तो CAB लिखेंगे तो पैरेलल में है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए, a rectangular loop of length d is being pulled at a constant speed v through a region of certain thickness d in which a uniform magnetic field B is set up. The graph between position x of the right hand edge of the loop and the induced EMF E will be। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सवाल को मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं आप बना नहीं पाएंगे। एक रीजन है, एक स्पेस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है, कांस्टेंट है और इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट का जो लेंथ बोल रहा है मतलब ये वाला D है, ठीक। और ये रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ये भी D दे रखा है, दोनों D ही है। अब क्या किया जा रहा है कि इस लूप को इधर से मूव कराया जा रहा है, तो जब इधर से मूव कराओगे तो लूप क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप इंटर करेगा तो लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। क्लियर है। और इस तरीके से जैसे जैसे आप मूव कराएंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस इसके अंदर होगा। क्लियर है। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ईएमएफ इंड्यूस होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना। और डी फाई अपॉन डी टी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी इंटू डी ए अपॉन डी टी। बी तो कांस्टेंट है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब डी ए अपॉन डी टी, तो जैसे जैसे इंटर करेगा तो ये जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया जैसे जैसे आगे जाएगा वो वाला एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना जी, एरिया बढ़ता जाएगा, मतलब डी ए अपॉन डी टी पॉजिटिव है ना। तो ये माइनस बी और इंटू जो भी है नेगेटिव और इंटू ए पॉजिटिव आएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव होगा। क्लियर है। ये तो पहले का हो गया, मतलब कि
अगर ई वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं, देखिए यहाँ पे इधर ही बना देता हूँ, ई और एक्स के बीच में, है ना। तो जैसे जैसे आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, है ना, इसके अंदर एक कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कांस्टेंट क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। इसका जब एरिया आप लिखेंगे किसी भी टाइम पे, है ना, तो क्या लिखेंगे? ए वाला लेंथ रेक्टेंगुलर है, इसको मान लो कि ये एक्स है ना, और ये टी टाइम के बाद कितना इंटर कर जाएगा? ए वाला लेंथ इंटर करेगा, तो ये जो एरिया आएगा वो आएगा एक्स इंटू वी इंटू टी, और डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे तो आएगा एक्स इंटू वी, जो कि कांस्टेंट होगा। इसलिए जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो ये कांस्टेंट है, ये समझना पड़ेगा आपको। कैसे हुआ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्लियर है। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा इंटर कर जाएगा। अब ए वाला डी और ए वाला डी सेम ही है, तो जब पूरा इंटर कर जाएगा बच्चे तो ये वाला सिचुएशन रहेगा। अब थोड़ा सा छोटा साइज है डायग्राम के अंदर, लेकिन जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ए भी डी है और ए भी डी है, क्लियर है। अब जब कंप्लीटली इंटर कर जाएगा तो एक मोमेंट के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं आएगा। फिर ये वापस क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जब बाहर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा। डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव। और ईएमएफ इंड्यूस लिखेंगे तो माइनस पहले से ही था, और डी ए अपॉन डी टी भी नेगेटिव आया तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वापस कांस्टेंट आएगा, लेकिन ग्राफ इस बार ऊपर आएगा, क्लियर है। तो सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर बोला जा रहा है टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 वैल्यू दे रखा है, ohms are connected in series, find the equivalent resistance of the series combination। दो रेजिस्टेंस दे रखा है R1 एंड R2, और अगर इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा। सवाल देख के पता चल रहा है 150 प्लस माइनस 2, यहाँ पे 250 प्लस माइनस 3, मतलब एरर्स का सवाल है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आर इक्विवेलेंट बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हो जाता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 250, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400 ओम, क्लियर है बच्चों। अब इसमें हमें डेल्टा आर भी लिखना पड़ेगा, तो डेल्टा आर क्या हो जाता है? प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। एरर हमेशा एडिटिव होता है, हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा R1 है 2 प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो आर इक्विवेलेंट अगर हम लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 400 प्लस माइनस 5, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 57 का 1। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेनिंग 100 cc ऑफ water and 20 gram of ice at 0 degree Celsius. The temperature of the calorimeter and contents rise by 10 degree Celsius. The amount of steam passed is। हमसे कैलकुलेट इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टीम पास कराया गया है, ठीक है। सवाल को पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट m मास ऑफ अ स्टीम, है ना, इज पास्ड, ठीक। अब जब स्टीम पास करेगा बच्चे तो स्टीम क्या करेगा? एनर्जी जो है स्टीम लॉस करेगा, और जो वाटर है क्या क्या है? वाटर है 100 ग्राम, 20 ग्राम आइस है, और प्लस कैलोरीमीटर है उस जिसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 20 ग्राम। मतलब इस सब क्या करने वाला है? हीट गेन करने वाला है ना। तो हीट गेन
हीट गेन करेगा एक और एक हीट लॉस करेगा, तो इक्वल होगा। हीट लॉस कर रहा है स्टीम, हीट गेन कर रहा है, तो हीट गेन कौन कर रहा है? तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि 20 ग्राम आइस है, वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ में कैलोरी मीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आइस सबसे पहले मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करने के लिए उसको हीट जो चाहिए 20 ग्राम आइस है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इतना हीट चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए। अब आइस जब मेल्ट कर गया तो वो बन गया वाटर, है ना, तो वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे? तो 100 ग्राम वाटर तो कैलोरीमीटर के अंदर था, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, तो कितना हो गया? 100 प्लस 20 120, अब प्लस 20 ग्राम आइस मेल्ट किया, वो भी क्या बना? वाटर बना, यानी कि टोटल वाटर हो गया अब 140 ग्राम, 120 ग्राम वाटर प्लस 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, तो 140 ग्राम। अब इसका टेम्परेचर राइज किया है 10 डिग्री सेल्सियस से, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1, टेम्परेचर राइज किया कितना से? 10 डिग्री सेल्सियस से, तो इतना हीट गेन किया है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हीट लॉस कौन किया? तो हीट लॉस किया स्टीम। स्टीम का मास हमने मान लिया है m, तो m पहले तो स्टीम कंडेंस हुआ होगा, और कंडेंस हुआ होगा तो वो उसने हीट दिया होगा कितना? m इंटू 540, 540 है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर स्टीम। ठीक है, प्लस अब एक कंडेंस होने के बाद वाटर बना 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो वापस आएगा कहाँ? 10 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि उसका टेम्परेचर फॉल करेगा बाई 90 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो लिखेंगे m स्पेसिफिक हीट। अब जब स्टीम वाटर बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज 90 डिग्री, है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m इंटू 630, और इधर हो जाएगा 1600 प्लस 1400, है ना, m इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 630, सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 4.76 ग्राम, और सही ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 59. The potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is 1/3 of amplitude from the origin. क्या दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी ये है, ई के टर्म्स में दे रखा है, तो टोटल एनर्जी अगर बात करें तो हो जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ये हो गया टोटल एनर्जी। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। यहां सवाल अब पढ़ेंगे तो हेयर x गिवन है, x कितना है? x है a/3, कितना है? a/3, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x के जगह पे लिखेंगे a/3 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 9। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है? E, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए, क्या हो गया? E हो गया, E अपॉन 9। सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following motion on a smooth plane surface does not involve force, है ना, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फोर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा। तो फोर्स जीरो होगा, फोर्स को क्या लिखेंगे? dp अपॉन dt, dp अपॉन dt का मतलब जीरो, मतलब कि मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और लिख सकते हैं फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। देख लेते हैं, मोशन अलोंग
अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिंग वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी वेरी होगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा नहीं, है ना, तो ये नहीं होगा। मोशन विद कांस्टेंट मोमेंटम अलोंग स्ट्रेट लाइन, सही है ना। मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। रिटार्डेड मोशन हो नहीं सकता, एक्सेलरेटेड मोशन हो नहीं सकता, इन सब के लिए फोर्स चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहां पे कॉलम 1 है एक तरफ और दूसरी तरफ है कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर क्या है बच्चे, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, बैरोमीटर किसके काम आता है, तो बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इसका पहला का मैच कर गया 3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाइड्रोमीटर बच्चे यूज होता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैच करेगा इससे, है ना, कॉलम 2 से, टू मेजर द डेंसिटी। तीसरा बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अपथ्रस्ट लगता है, तो आप देख सकते हैं 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा ऑप्शन 1 है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट, एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ बलून बिकम्स कूलर। स्टेटमेंट 2, द क्विकली लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो बच्चे, क्विकली मतलब फास्ट प्रोसेस है ना, फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इतना तेजी से होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग इसको एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू हो जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और डेल्टा डब्ल्यू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू के, है ना। तो जब एयर लीक करता है तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो वर्क कहां से करता है, तो अपने इंटरनल एनर्जी को खर्च करता है, और इसके वजह से वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है ना, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हेयर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज E दे रखा है, मास M दे रखा है, एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ दे रखा है इन अ मेटल इज। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है बच्चे, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है E/m इंटू टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा E/m इंटू टाउ, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, 63 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्लियर है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 64, अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन। देखिए ध्यान से सवाल में क्या बोल रहा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। वर्चुअल इमेज किसके अंदर बनता है आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, है ना। किसके अंदर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो प्लेन में तो बनेगा ही नहीं, कॉनकेव में बनेगा ही नहीं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65।
द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन बिलो यील्ड्स। यहां ध्यान से देखिए, ए है नॉट गेट है, यहां पे ए बार आ जाएगा, ठीक है। बी है नॉट गेट है, बी बार आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको नैंड गेट दिख रहा होगा, है ना, तो नैंड गेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार का डबल बार। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, है ना, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होता है बच्चे, और गेट। तो सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो 65 का ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। Unpolarized light of intensity I naught is incident on a surface of a surface of a block of glass at Brewster angle. In that case, which one of the following statement is true? Transmitted light is partially polarized with intensity I naught by 2. Transmitted light is completely polarized with intensity less than I naught by 2. Reflected light is completely polarized with intensity less than I naught by 2. देखिए थोड़ा सा समझते हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो जब लाइट इंसिडेंट होता है ना, ब्रूस्टर एंगल पे, तो जो लाइट, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, थ्योरी का पार्ट है, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, प्लेन पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। और ये जो होता है ट्रांसमिटेड लाइट, वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। क्लियर है बच्चों, है ना। तो रिफ्लेक्टेड, तो ट्रांसमिटेड पार्शियली पोलराइज्ड तो ठीक है, विद इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 गलत है। पार्शियली पोलराइज्ड है तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं बोल सकते हम लोग। सेकेंड, द ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये तो गलत ही हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यहां तक तो सही है। विद इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई 2, इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई 2 सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली, ये गलत हो गया, है ना। अब इसमें हो सकता है आप बोलेंगे कि सर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी पोलराइजर से लाइट को पास करवाते हैं, है ना, ऑर्डिनरी लाइट को, तो जो इंटेंसिटी मिलता है वो मिलता है आई नॉट बाई 2। सही बात है, आपने पढ़ा था। देखो बच्चे, इसमें जो लाइट आ रही है उसमें कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर गई है ना। अगर ये ट्रांसमिट नहीं होता, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता और कंप्लीटली पोलराइज्ड होता, तब इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होता है ना। क्योंकि कुछ लाइट ट्रांसमिट कर गया है तो ये वाला इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट बाई 2 से कम होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो 66 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे। The stopping voltage in a certain photoelectric effect experiment is 2 volt. What is the kinetic energy of photoelectron emitted? बहुत आसान सवाल है बच्चे, इससे आसान सवाल ही नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाता है, E इंटू वी नॉट, ठीक है। तो E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वी नॉट कितना है 2, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। माफ कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, charges 8q, q and q are placed along x-axis at a position x equal to 0, x equal to L by 2 and x equal to L respectively. Find the value of q so that force on charge capital Q is 0. देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऑरिजिन है x equal to 0, इधर आएगा x equal to L by 2 और इधर आ जाएगा x equal to L। ध्यान से देखिए इधर, ओके। हाँ, अब यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है वो 8q है,
यहाँ पे जो है वो क्यू है, सवाल पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे है कैपिटल क्यू, है ना। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल क्यू सो दैट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज 0, है ना। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या हो जाए? इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। कैसे होगा नेट फोर्स 0? तो चलिए देखिए, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए लगाएगा और ए लगाएगा। अब इसमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, तभी क्या होगा? नेट फोर्स 0 पॉसिबल है। तो चलिए, अगर हम नेट फोर्स लिखेंगे कैपिटल क्यू पे, तो नेट फोर्स हो जाएगा 8Q और Q के बीच में, तो K 8Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर, और प्लस Q एंड Q के बीच में हो जाएगा K Q इंटू क्यू, डिस्टेंस है बच्चे L/2, तो L/2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 0 होना है क्योंकि सवाल में बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो K इंटू 8Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 4KQ अपॉन L स्क्वायर। तो जो कट सकता है उसको काट देते हैं, K भी कट जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर बच जाएगा। अब इधर देखो बच्चे, इधर बचा है -Q इस तरफ, और इधर बचा है 2Q, तो Q इक्वल टू हो गया -2Q। तो 68 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाँ, a square conducting loop of side length 2L carries a current I. The magnetic field at the center of loop is. देखिए बहुत आसान सवाल है, आपने किया होगा इस तरह का सवाल। क्या बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और इसका साइड लेंथ 2L दे रखा है, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। चलिए तो ए डी पता कर लेंगे पहले। डी कितना हो जाएगा बच्चे? तो डी हो जाएगा 2L/2 के बराबर, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पे लिखना है तो एक वायर से लिखूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसलिए पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 इंटू, अगर इस एक वायर से लिखूं तो हो जाएगा μ0I अपॉन 4 पाई, डी के जगह पे क्या लिखेंगे? L, है ना। एंगल कितना बनेगा बच्चे? एंगल बनेगा यहां भी 45, स्क्वायर है तो यहां भी 45, यहां आ जाएगा sin 45 प्लस sin 45, है ना। यही हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 4 गया, μ0I अपॉन पाई L, और sin 45 हो जाएगा √2, तो आंसर हो गया √2 μ0I अपॉन पाई L। √2 μ0I अपॉन पाई L पहला ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। तो चलिए देखते हैं। The refractive index of prism for a monochromatic wave is √3। म्यू दे रखा है, लिख लेते हैं इसको √3, एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म को, 60 डिग्री। फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन के लिए। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, अब आपको पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के केस में I और E बराबर होता है, R1 R2 भी बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? A/2 के। A दे रखा है 60 डिग्री, तो 60/2 कितना हो गया? 30 डिग्री। इस प्रिज्म को देख लो, है ना। इस सरफेस पे मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है।
ए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। और ए हो गया आर, है ना। तो यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। और ए आर कितना है बच्चे, ए R1 R2 दोनों तरफ सेम ही होता है 30 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, तो μ2 हो गया μ1 हो गया एयर। तो साइन आई इक्वल टू हो गया म्यू साइन 30, म्यू का वैल्यू कितना, √3 और इंटू 1/2, तो यहां से आया साइन आई इक्वल टू √3/2। क्या रहा है बच्चे, √3/2। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ पूछ रहा है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। आपको पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर काय मतलब ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ बनाएंगे तो ग्राफ नेगेटिव होता है, तो नीचे आएगा और कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है ग्राफ नंबर 2। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। A factory is served by a 220 volt supply line in a circuit protected by a fuse marked 30 ampere. The maximum number of 200 watt lamp in parallel that can be turned on. ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्यूज का दे रखा है, कितना का फ्यूज है, 30 एम्पियर का। तो पावर जो उसके थ्रू फ्लो कर सकता है उस फ्यूज के थ्रू वो हो जाएगा 220 इंटू 30, और ये हो गया 6600, है ना। और पावर ऑफ बल्ब कितना है, 200 वॉट। तो नंबर ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, फ्यूज का कैपेसिटी कितना पावर का है, 6600 अपॉन नंबर ऑफ बल्ब्स का मतलब हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ फ्यूज अपॉन पावर ऑफ बल्ब। तो पावर ऑफ बल्ब हो गया 200, तो आ जाएगा 33, यानी कि 33 बल्ब्स को हम लोग इस फ्यूज से हम लोग जला सकते हैं। तो 72 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 72 का सही बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। A body is thrown vertically upward. If air resistance is to be taken into account, then time during which the body rise is equal to the time of fall, less than time of fall, greater than time of fall, twice the time of fall, then the time during which the body rise। अच्छा, इस तरह के केस में जब आप एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेंगे तो ऊपर जाने में कम टाइम लगता है, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ कैसे होगा। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया, है ना, और थ्रो किया तो वो कहाँ गया, मान लो h हाइट तक गया, ठीक, क्लियर। तो जब h हाइट तक जाएगा तो जब ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा जी, है ना, और एयर रेजिस्टेंस भी किधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से डी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो a है। तो जब ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे हम लोग ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन तो वो हो जाएगा g प्लस a, है ना।
क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब वो नीचे आ रहा होगा तो जी नीचे लग रहा होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा होगा बच्चे? ऊपर, वेलोसिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब डाउन होगा तो हो जाएगा जी माइनस ए, है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, मान लो ऊपर जाने में टाइम लगा अप, टाइम अप, है ना। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? टी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2s अपॉन ए, है ना। क्या होता है? 2s अपॉन ए, आपने किया होगा कैनेमेटिक्स में। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2h अपॉन ए अप, और टाइम डाउन अगर लिखें तो आ जाएगा 2h अपॉन ए डाउन। क्लियर है? दोनों का रेशियो लिख सकते हैं आप, टाइम अप अपॉन टाइम डाउन। ये उल्टा हो जाएगा, रूट अंडर ए डाउन अपॉन ए अप, है ना, ए अप। और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डाउन में है जी माइनस ए, जी प्लस ए। तो टाइम अप अपॉन टाइम डाउन। ध्यान से देखो बच्चे, लेस देन 1 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम अप इज लेस देन टाइम डाउन। मतलब नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा। तो देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइज इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल। हाँ, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? समझ गए होंगे। अगला सवाल डायरेक्ट आप कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से एक लाइन में हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। आइए देखते हैं। अ पार्टिकल moves with a uniform speed v and time period t in a circular path of radius r if the speed of the particle is doubled its new time period, है ना। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस r है। पहले मूव कर रहा था बेटा स्पीड v से, तो टाइम पीरियड अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि उसी सर्कुलर पाथ पे स्पीड को डबल कर दिया तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पाथ तो वही है 2 पाई आर, रेडियस तो वही है, स्पीड कितना हो गया? 2v, है ना। तो 2 पाई आर अपॉन v क्या है? t। तो कितना आया बच्चे? t/2। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। If the angular velocity of rotation of Earth is decreased somehow, then the effective value of acceleration due to gravity at any point on the equator. इक्वेटर पे g इफेक्टिव होता है बच्चे g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज डिक्रीज। तो अगर ओमेगा को कम करोगे, सही से बताओ, तो जी इफेक्टिव क्या होगा? ओमेगा कम होने का मतलब ये वाला जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 76। The displacement of a particle is represented by the equation by equal to sin q omega t. The motion is, देखिए सवाल को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन दे रखा है बाई इक्वल टू साइन क्यू ओमेगा टी। हमसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, एसएचएम है, हमें बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री की तरफ चलेंगे। एक फॉर्मूला होता है बच्चे, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा।
ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लोग साइन क्यू थीटा लिख सकते हैं। साइन क्यू थीटा यहाँ से हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, और इसको हम ओमेगा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो साइन क्यू ओमेगा टी हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी अपॉन 4, है ना। तो बाई जो है, बाई को आप लिख सकते हैं साइन क्यू ओमेगा टी, और लिख सकते हैं 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो जो इक्वेशन है वो पीरियोडिक तो है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर देखेंगे तो ये दोनों जो कोसाइन फंक्शन है ना, इनका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका ओमेगा है और इसका 3 ओमेगा है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है तो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता है ना। तो नॉट सिंपल हार्मोनिक, बट पीरियोडिक, है ना। तो एक तो ऐसे पता चल जाएगा, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से बाई मिल गया है, आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और देख सकते हैं क्या ये बाई के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर बाई के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा तो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। वैसे ही आसान है, पता कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। The moment of inertia about axis passing through center of mass of system would be as compared to the any other parallel axis। सही बात है, किसी भी parallel axis के about अगर moment of inertia लिखोगे, है ना, किसी भी parallel axis के about, तो I क्या हो जाता है, ICM प्लस MD स्क्वायर होता है ना जी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मतलब क्या हो गया, D का वैल्यू 0 है ना, तो ICM होगा। जब D 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे कम होगा, और 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 77 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। How much water a pump of 3 kilowatt can raise in 1 minute to height of 15 मीटर। अच्छा, पावर दे रखा है, जी दे रखा है ना। पावर क्या हो जाएगा बच्चे, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो लिखेंगे mgh अपॉन टी, पावर इक्वल टू, पावर कितना है 3 किलोवाट मतलब 3000, mgh, m ही तो पूछ रहा है, g है 10 और h है 15 मीटर, और पूछ रहा है कितने में, 1 मिनट में, इन 1 मिनट तो 60 सेकेंड। ठीक है, m इक्वल टू हो जाएगा 3000 इंटू 60 अपॉन 150। ठीक है, तो 150 20 टाइम्स 1200 केजी मतलब 1200 लीटर, है ना। 1200 केजी मतलब 1200 लीटर। ठीक है, 1 लीटर 1 केजी के बराबर ही होता है वाटर। तो 78 का सही ऑप्शन बन जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। तो 78 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए 79। In the stable equilibrium position, a body has, a stable equilibrium position में बॉडी के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था ऐसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आप क्या देखते थे कि यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना,
और इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, वापस वहीं पे आ जाएगा। इसको इधर डिस्टर्ब कर दो, वापस क्या होगा, वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, और किस तरह का इक्विलिब्रियम है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चे, आजू बाजू वाले पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में वो वाला पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और कोई भी सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसके आसपास कहीं भी चलो जाओ, इससे ज़्यादा हाइट पे है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो क्या हो जाता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो 79 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। The stationary wave produced on a string is represented by the equation y equal to 8 cos pi x by 4 sin 80 pi t, where x and y are in centimeter, t is in second. The distance between consecutive nodes, distance between consecutive nodes पूछ रहा है। इक्वेशन को ध्यान से देखो, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा k कितना है, तो 8 cos k x sin ओमेगा t है। तो k का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा पाई बाई 4, x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो k हो गया पाई बाई 4, है ना। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स। तो पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, तो k को लिखते हैं हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा, ये हो जाएगा पाई बाई 4। लैम्डा इक्वल टू आ गया 8 मीटर। क्या आ गया, 8 मीटर नहीं, सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब किसी भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच, ए नोड हो गया, एक ए नोड हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2। तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा लैम्डा बाई 2, और वो हो जाएगा 8/2 4 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जो हाइड्रोलिक है वो वर्क करता है पास्कल्स लॉ के ऊपर, है ना। थ्योरेटिकल सवाल है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे बच्चों। फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स इज शोन हेयर, द करंट आई विल। यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर आप, है ना, तो क्या दिख रहा है कि इस नेटवर्क के अंदर बाहर से जो करंट आ रहा है, 16 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 6 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो जितना करंट इन करेगा, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ ही है, उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। तो 16, 4, 20 और 6, 26 एम्पियर इसके अंदर आया है, तो बाहर भी कितना जाएगा, 26 एम्पियर। और 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। If E and B represents electric and magnetic field vector of the electromagnetic waves, then the direction of propagation of the waves will be along। ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के का जो डायरेक्शन होता है, C जो होता है वो पैरेलल टू होता है E क्रॉस B के। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। An inductor 25 milliampere, a capacitor 50 microfarad and resistor 30 ohm are connected in series across a source of EMF 20 sin 400t. The power loss in AC circuit, power loss निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग, हमारे पास R दे रखा है 30, है ना। XL लिख लेते हैं, XL हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, तो 25 इंटू 10⁻³ और इंटू 400, ठीक है। XL आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। XC निकाल लेते हैं, XC हो जाएगा 1/ω/c, तो 1/ω 400
सी लिखेंगे बच्चे तो 50 माइक्रोफैराड है और ये 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन 400 इंटू 50, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁴ है ना, 50 ओम आएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 50 ओम। तो आर एक्सएल एक्सी पता चल गया। अब हम लोग जेड पता कर सकते हैं। जेड हो जाता है √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो आर हो गया 30 का स्क्वायर और 50 माइनस 10 40 का स्क्वायर। जेड आ जाएगा बच्चे 50 ओम। जेड आ गया कितना? 50 ओम। ठीक है, ओके। IRMS लिख लेते हैं। IRMS अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VRMS अपॉन Z। VRMS कितना है? तो VRMS हो जाएगा 20 अपॉन √2 और Z हो जाएगा 50, है ना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5√2। ठीक। पावर लॉस, पावर क्या होता है? पावर लॉस ये हो जाएगा I² RMS इंटू R। पावर सिर्फ रेजिस्टेंस से ही लॉस होता है। तो अगर I² लिखेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 50, नीचे 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2 50 हो गया, और इंटू R। R कितना था इसमें? 30 ओम, है ना। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 12 अपॉन 5, 2.4 वॉट। कितना आ रहा है? 2.4 वॉट। देख लीजिए 84 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर 1। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। A millivolt meter of 40 millivolt range is to be converted into an ammeter of 20 ampere range. The value of necessary shunt. देखिए एक वोल्ट मीटर है, कितना इसका रेटिंग है 40 मिलीवोल्ट। अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है आमीटर में, तो आमीटर में कन्वर्ट करोगे तो शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आमीटर, और इसका रेंज कितना होना चाहिए जी आमीटर का? 20 एम्पियर, मतलब ये वाला करंट 20 एम्पियर होगा। ठीक है, ओके। तो वैल्यू ऑफ शंट पूछ रहा है हमसे, ध्यान से देखिए। वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस बच्चे इन्फिनिटी होगा, तो जो 20 एम्पियर है वो ऑलमोस्ट इसी तरफ से जाएगा, है ना, क्योंकि इस तरफ करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग जीरो नहीं, लगभग 0। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू RS इज इक्वल टू 40 मिली वोल्ट होना चाहिए। तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 मिली वोल्ट अपॉन 20, तो आ जाएगा 2 मिली ओम। 2 मिली ओम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻³ ओम और हो जाएगा 0.002 ओम। देख लीजिए सही ऑप्शन हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। A particle is moving in a uniform magnetic field in perpendicular direction, then क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। तो क्या क्या हो सकता है? इट्स मोमेंटम चेंजेस, सही बात है, सर्कुलर मोशन होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स बच्चे वर्क नहीं करता है ना, तो टोटल एनर्जी तो उसका कांस्टेंट रहेगा, तो पहला तो सही है। दूसरा,
बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, नहीं मोमेंटम तो चेंज रह ही नहीं सकता क्योंकि सर्कुलर मोशन है। बोथ विल चेंज, ये भी गलत है। टोटल एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन्स सेम, गलत बात है, मोमेंटम तो चेंज होगा ही होगा। तो सही ऑप्शन 86 का ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है बच्चों? तो 86 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। हाँ, 87। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर एट डिस्टेंस आर। हाँ, क्या बोला जा रहा है कि एक स्फीयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है और रेडियस कितना दे रखा है बच्चे इसका, आर। यहाँ से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आर डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू, क्यू अगर इस पे लिखें तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर होगा, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई गया। यहाँ से रिलेशन आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी है ना, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल होता है टोटल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो 2/1 सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। When the current changes from 4 ampere to -4 ampere in 0.02 second, an EMF of 4 volt is induced in the coil. The coefficient of self inductance of the coil, है ना। देखिए EMF इंड्यूस होता है L di अपॉन dt। L हमें कैलकुलेट करना है, तो L इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। L का वैल्यू, EMF कितना इंड्यूस हुआ, 4 वोल्ट। डेल्टा आई 4 से -4 8 हुआ, है ना डेल्टा आई, और टाइम कितना लगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 इंटू 0.02 अपॉन 8, ये हो जाएगा 0.01 और इसको लिख सकते हो 10 मिली हेनरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? तो 89 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ, in an LCR circuit at resonance the power dissipated across L और C is, L और C के अक्रॉस 0 होता है, पता होना चाहिए आपको। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। 91 द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको कंस्ट्रक्शन पता होगा, है ना, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हम लोग फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ऐसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और इनलार्ज्ड होता है ना। तो हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सही ऑप्शन दिख गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों?
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। 91, चलिए 92, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन है मोबिलिटी कहलाता है ना। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। अगला देखते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 15 एम्पियर इज पास थ्रू अ 16 ओम रजिस्टर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना। आई आर एम एस दे रखा है बच्चे 15, आर दे रखा है 16 ओम, तो वी आर एम एस लिखेंगे तो हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर, ये हो जाएगा 15 इंटू 16, ये आ जाएगा 240, ठीक है। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड वी नॉट, तो ये क्या हो जाता है वी आर एम एस इंटू √2, वी आर एम एस है 240, √2 हो जाएगा 1.414, सॉल्व करेंगे आएगा 339.4 वोल्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है बच्चों। 93 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर। असर्शन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन इज 0। स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन इज 0, ठीक है। रीजन फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन इज 0, दूसरा गलत है। देखो बच्चों थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो फ्रिक्शन तो लगता है यहां पे, लेकिन जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। वर्क होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो पहला जो बोल रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन इज 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है कि फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज 0, गलत बात है। अब एग्जांपल में दे देता हूं, मान लीजिए किसी स्फीयर को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया है ना। अब जब छोड़ दिया तो नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन के वजह से टॉर्क होता है सेंटर पे, और इसके वजह से उसका स्पीड बढ़ता है ना। लेकिन ये फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है क्योंकि जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट, वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन इज 0, वो गलत बात है। यहाँ पे प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन लग रहा है, इवन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे है ना तो उसका एंगुलर स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन का एक एंटी टॉर्क लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है बच्चों। 94 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, 11 ग्राम ऑफ CO2 एट 36 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 48 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखिए अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनली टेम्परेचर इसका बढ़ेगा और इसका घटेगा, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट, कोई एक हीट लॉस करेगा, दूसरा हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस करेगा, तो हीट लॉस करेगा तो क्या लिखेंगे, NCV1 डेल्टा थीटा, दूसरा हो जाएगा N2CV2 डेल्टा थीटा, है ना। इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, जो भी इसके पास एनर्जी है वो किसके टर्म्स में है, इंटरनल एनर्जी। तो वही मैंने बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के
बराबर होगा N1 11 ग्राम है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44, तो 1/4 मोल हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6, और ये C भी होता है बच्चे F/2R, है ना, तो F/6/2 इंटू R 3R हो जाएगा। डेल्टा थीटा देखो ये 36 पे है, इसका टेम्परेचर बढ़ना है तो T-36 लिख लेता हूं। N2 दूसरा ऑक्सीजन 8 ग्राम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32, ये भी है 1/4 मोल, ठीक है। CV2 F/2R होता है, डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा तो 5/2R। डेल्टा थीटा 48 है, इसका टेम्परेचर गिरेगा तो 48 माइनस ये बराबर होना चाहिए। हमें यहाँ से कटता है उसको काट दो, ये कट गया, R भी गया, है ना। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इधर से 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 माइनस 36 इंटू 6 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 48 इंटू 5 माइनस 5T, 11T 48 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 6, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 6 अपॉन 11, सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चे 41.45 डिग्री सेल्सियस, है ना। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 96। चलिए देखते हैं, ठीक है। Two solid sphere of same metal but of mass m and 27 m fall simultaneously on a viscous liquid and their terminal velocity are v and nv, then value of n is। अच्छा, ध्यान से सवाल को पढ़िए। सेम मेटल है मतलब डेंसिटी सेम है, तो जब डेंसिटी सेम है तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। क्लियर है ना। तो m1/m2 हो जाएगा r1 अपॉन r2 का क्यूब, और m1 है m और दूसरा है 27m, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो r1/r2 आ जाएगा बच्चे 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, r1/r2 आ गया 1/3। अब हमसे पूछ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 ईटा r² d माइनस रो इंटू जी, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी तो सेम ही है दोनों का, तो इन सब पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है r² के, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं v1/v2 इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले था v, बाद में हो गया nv, और r1/r2 क्या है 1/3 का स्क्वायर, है ना। तो nv इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 9v, तो n का वैल्यू कितना हो गया 9। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, अ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन गिवन है। द वेवलेंथ लैम्डा एट विच द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटीज। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वेवलेंथ बताओ जब पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाए वेव वेलोसिटी के। पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चे ओमेगा ए,
और इंटू 4 इंटू वेव वेलोसिटी। अब यहाँ पे ओमेगा देखेंगे, इक्वेशन ध्यान से देखिए, टी का जो कोफिशिएंट है, टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा होगा, तो टी का कोफिशिएंट कितना है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी और इंटू ए 4, और वेव वेलोसिटी आप देखेंगे तो x प्लस माइनस वी टी के टर्म्स में है, तो v क्या हो जाएगा वेव वेलोसिटी, तो v आ गया, तो v से भी कट गया है ना। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तो ये आ गया 2 पाई a अपॉन लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू हो गया 2 पाई a अपॉन 4 और ये आ जाएगा पाई a अपॉन 2। क्लियर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप लोगों को पता होना चाहिए 4h/r इक्वल टू tan थीटा, एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा है ना, 4h/r इक्वल हो जाता है tan थीटा के बराबर। हेयर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, r इक्वल टू 2h है, तो tan थीटा लिखेंगे तो 4h अपॉन 2h कितना आ जाएगा 2, और थीटा लिखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 2, 98 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, in Young's double slit experiment, intensity at a point is 1/2 of the maximum intensity, angular position of this point। चलिए करते हैं, यंग्स डबल स्लिट के अंदर इंटेंसिटी I इक्वल टू हमने पढ़ा था, हो जाता है I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 है ना, कभी कभी यहाँ पे 4I0 लिखा हुआ रहता है ना, तो वो 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मैक्सिमा का इंटेंसिटी है वो मैंने I0 लिया है, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंटेंसिटी कितना हो जाए 1/2, यानी कि I हो जाए I0/2, तो I0/2 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, I0 कट गया, cos स्क्वायर फाई बाई 2 1/2 हो गया, तो 5/2 हो गया π/4, 5 हो गया π/2। हमसे फाई नहीं पूछ रहा है, फाई को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पता होगा आपको, ये हो जाएगा π/2, यहां से डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, तो डेल्टा एक्स लिखेंगे तो आएगा λ/4, कितना होगा डेल्टा एक्स आ जाएगा λ/4। क्लियर है बच्चों, अब डेल्टा एक्स आपको पता होना चाहिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है डेल्टा एक्स डी साइन थीटा के बराबर होता है, तो डी साइन थीटा कितना है λ/4 के बराबर, तो साइन थीटा कितना हो गया λ/4d के बराबर, तो थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स λ/4d के बराबर, थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स λ/4d के बराबर। क्लियर है बच्चों, 99 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट सवाल भी है, तो चलिए देखते हैं। अब पेंडुलम बॉब of mass m is hanging from a fixed point by a light thread of length 2l. Horizontal speed v is imparted to the bob so that it takes up horizontal position. If z is the acceleration due to gravity, then v is, एक बॉब है, इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया और वेलोसिटी देने से क्या हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया, क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन है ना, तो जो क्या होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आसान है। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कितना, भी वेलोसिटी दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ एम बी उसके, और ये कितना एम जी,
एच कितना हो जाएगा, जितना लेंथ है स्ट्रिंग का, हॉरिजॉन्टल हुआ है ना, तो एल, एम कट गया, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, रूट 2GL, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2GL। अच्छा एक मिनट माफ़ कीजिएगा, लेंथ 12 दे रखा है, तो 2 to 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2√GL। सही ऑप्शन हो जाएगा 100 का, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, 100 का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।